शुरुआत हो चुका है और हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक कुमार, माननीय कुलपति महोदय और आज के इस कार्यक्रम के माननीय उद्घाटनकर्ता सह अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मध्य प्रदेश के पूर्व कुलपति रह चुके हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर RS पुरी साहब को बैच हटाकर स्वागत किया जा रहा है। हमारे के द्वारा बैच हटाकर स्वागत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है और आपसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि लगातार ताली बजाकर आप स्वागत करते रहें। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे कोऑर्डिनेटर को बैच हटाकर हमारे सर और गाइडिंग सेक्रेटरी से उन्हें बैच पहनाकर स्वागत करने की कृपा प्रदान किया जाए और एन राय साहब को थोड़ा सा सर सीधा बैच पहनाया जा रहा है और गाइडिंग सेक्रेटरी के द्वारा स्वागत करने की कृपा प्रदान किया जाए। सेक्रेटरी को डॉक्टर अशोक कुमार, हमारे माननीय कुलपति महोदय को बुके, माननीय कुलपति सर प्रोफेसर डॉक्टर हो गया का अंग वस्त्रम से हमारे कन्वीनर साहब और हो गया स्वागत किया जाता है। बुके देकर सम्मानित और इसके बाद अंग वस्त्र रुका चादर रुका रुका देकर सम्मानित किया जा रहा है। चादर देकर सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर RS पुरी साहब जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे उपस्थित हैं और अभी भी DHU के आप बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और तीन विश्वविद्यालय के देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आप कुलपति रह चुके हैं। ये हमारे लिए सम्मान और गौरव का क्षण है। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली, माननीय प्रतिकुलपति भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय और PM भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हमारे बीच हैं। इन्हें सेक्रेटरी महोदय उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। छोटे भाई बड़े भाई को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हमारे मुख्य अतिथि नेहरू विश्वविद्यालय सर और हमारे प्रोफेसर साहब कर रहे हैं राम और रहीम देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लग रहा है ये माहौल ऐसा। पूर्व कुल सचिव विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के वरिष्ठ शिक्षक संप्रति अध्यक्ष खैर मकदम करें तो हमारे बीच हमारे कन्वीनर साहब आपकी जोरदार तालियों के साथ। आज का नमस्कार आज 21 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आप सभी देख रहे हैं
कि पांडुलिपि मिशन भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 21 दिन तक ये लगातार कार्यशाला चलेगा। और इस कार्यशाला के आज हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.एन. राय साहब, जिनके बारे में पहले ही लोगों ने बता दिया, एक पूरे हिंदुस्तान के विशिष्ट वैज्ञानिक, जिन्होंने अपनी विज्ञान की ख्याति में इस देश में नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। उनके योग्यता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दो केंद्रीय विश्वविद्यालय में इन्हें कुलपति के पद पर कार्य करने का मौका दिया। बाद में नेट, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, उसके निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और मैं समझता हूँ पूरा पीएन मंडल यूनिवर्सिटी, यह परिवार उनके प्रति आभार प्रकट करता है कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस 21 दिवसीय कार्यशाला को सही ढंग से चले। मैं इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। मैं अगर उनका कितना भी उनकी मैं तारीफ करूं, लगता है कि मेरे पास शब्दों की कमी हो जाएगी। ये महज एक संयोग है। वर्तमान में वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, लेकिन इसके पहले गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति भी रह चुके हैं। उसके बाद ये भागलपुर के भी पूरे 3 साल तक कुलपति के रूप में वहाँ उन्होंने कार्य किया। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 3 साल तक इनके साथ प्रतिकुलपति के रूप में मैंने काम किया, और जो मुझे सम्मान इनके द्वारा मिला, मैं उसके प्रति भी अभी आभार प्रकट करता हूँ। और यह भी महज संयोग है, उसी दौरान कुछ दिनों के लिए हमारे विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे थे, आप सभी को याद होगा। और वो हुए हमारे प्रोफेसर रामाशंकर दुबे जी। हृदय से उतने स्वच्छ, विचार से उतने उन्नत और वैज्ञानिक तौर पर उतने विशिष्ट, ये हैं हमारे प्रोफेसर रामाशंकर दुबे जी। अपनी व्यस्तता के बावजूद भी आप लोगों ने हमारे इस कार्यशाला का शोभा बढ़ाया। हमारे बीच उपस्थित हैं इसी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर फारूक अली साहब, मंच पर मंचासी, इस 21 दिवसीय कार्यशाला के कन्वेनर प्रोफेसर द्विवेदी जी, जो अभी ह्यूमैनिटीज के डीन भी हैं, डॉक्टर अशोक कुमार जी, जो इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी के निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। और कुछ दिनों के लिए इन्हें दोनों कार्य देखना होगा, लाइब्रेरी साइंस के जो कोर्सेज चलेंगे उसको भी और इसका भी। बड़े शांत प्रकृति के हैं, काम करने की इनकी आदत है, भले अपने शब्दों से उसे आपके सामने प्रस्तुत करें या न करें, लेकिन इनकी कार्यशैली काफ़ी सुदृढ़ और सुनिश्चित रहती है। यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे विभाग के विभागाध्यक्ष, डीन, सभी माननीय शिक्षकवृंद जो कॉलेज से आए हों या अन्य विभागों से आए हों, आज इस कार्यशाला में आपका भी ऑर्गेनाइजर की तरफ से
पेट्रोन की हैसियत से आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ साथ मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे शासन के कुछ प्रतिनिधि भी हैं, उनकी भी सोच बहुत अच्छी है। हमेशा विश्वविद्यालय की प्रगति के साथ अपने आप को जोड़ कर रखते हैं। माना कि कभी कभी रास्ता भटकते हैं क्योंकि आदतें पुरानी है और नई राह पर चलने में उन्हें थोड़ी कठिनाइयाँ अवश्य होती है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालय की जो कार्यशैली है, हम लोगों की जो सूझबूझ है, उसमें हमारे छात्र की सभी उतने ही सहयोगी साबित होंगे। समय का इंतजार है और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं उस समय और दिन का इंतजार करता रहूँगा जब उनके कदम हमारे इस बढ़ते हुए कदम के साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण और मीडिया के बंधु, सचमुच में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज आप लोगों के सामने इस विश्वविद्यालय में पहली दफे एक 21 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और वह कार्यशाला आयोजन के पीछे अगर किसी का हाथ है, किसी का सहयोग है, तो वो डॉक्टर बसंत कुमार चौधरी, पूर्व निदेशक भागलपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अशोक बाबू से अधिक चिंतित वो रहते थे और कि कब होगा, किस दिन होगा, कैसे होगा, और बहुत उनको लगाव है इस विश्वविद्यालय से। हो सकता है कि हम हैं, हमसे लगाव है, इसलिए विश्वविद्यालय से भी लगाव हो गया है और यह चाह रहे हैं कि यह 21 दिवसीय सेमिनार के बाद, कार्यशाला के बाद दूसरा भी कार्यशाला का आयोजन चलता रहे, वह इसके लिए भी प्रयास करते हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर उद्घाटनकर्ता के रूप में मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन उद्घाटन करने के पहले अपने विचारों से आप लोगों को मालूम कराना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ विश्वविद्यालय के लिए और क्यों यह 21 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कराया गया। उनके आजू बाजू दो हमारे, एक मुख्य अतिथि और दूसरे विशेष अतिथि, दोनों कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं। जहाँ मैं शिक्षक था वहाँ के भी कुलपति थे हमारे सम्मानित राय जी, हमारे सम्मानित दुबे जी, और मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के मालिक साहब, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी, डीन कॉमर्स BSW साहब, कई विश्वविद्यालय के अधिकारी, विभाग अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, पत्रकार बंधु, भागीदार एवं छात्र छात्राएं। अभी माननीय कुलपति जी उद्घाटन कर रहे थे, मंडल मिशन की चर्चा कर रहे थे और उसमें बसंत जी की भी चर्चा हुई। मैंने कहा कि ये कार्यशाला बसंत जी के योगदान का, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बसंत जी को भी हम लोग सम्मानित करें। इसलिए मैं आग्रह करूँगा बसंत कुमार चौधरी जी से कि कृपया मंच पे आए और हमारे माननीय कुलपति महोदय से सम्मान ग्रहण करें। बसंत कुमार चौधरी जी, बगैर समय का लोग सप्ताह मनाया जा रहा है, पूरा देश शोक में है। कल भी हमारे विश्वविद्यालय स्मृति सभा की थी, उन्होंने एक शब्द कहा कि राजधर्म का पालन, जो कोई भी राज्य का प्रतिनिधि है, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे कर्मचारी के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे प्रतिकुलपति के रूप में हो, कुलपति के रूप में हो, डीन के रूप में हो, दे आर द पार्ट ऑफ द स्टेट। वो राज्य का हिस्सा है और उन्हें राजधर्म पालन करना चाहिए। हम समझते हैं कि इतनी बड़ी बात, राजधर्म पालन करो। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य थे, हम समझते हैं उनको याद रखना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट भी उसी राजधर्म में शामिल है। आप जानते हैं जो लोग ताजमहल देखे हों, कुतुब मीनार देखे हों, 800-900 साल पुराना कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, रजिया सुल्तान,
उस दौर का। तो आप उसमें देखेंगे जो हरूफ लिखा हुआ है, कैलीग्राफी कला, आप सबसे बेसी जानते होंगे। और आज भी कैलीग्राफी अरबी में और उर्दू में बहुत ही नुमाया है, बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो उस कैलीग्राफी को भी हम समझते हैं कि हम लोग बढ़ावा दें, तो जो लिपि के संरक्षण में एक फायदा होगा। हमारे यहाँ भी भोजपत्र में, ताम्रपत्र में जो लौ पर लिखा जाता है वे भी तो ऑक्सीडाइज होते हैं। और जो पेपर पर जब पेपर डेवलप किया या कुछ भी डेवलप किया तो वो भी ऑक्सीडाइज होते हैं। किसी कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के अवसर पर मंचासीन बीएन मंडल विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय जी, प्रति कुलपति डॉक्टर फारूक अली जी, मुख्य अतिथि के तौर पर मिजोरम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग के पूर्व कुलपति तथा नैक बंगलोर के पूर्व निदेशक तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोकेमिस्ट्री के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर अमरनाथ राय जी, मानवीय संकाय के प्रमुख प्रोफेसर ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली से आए हुए श्रीधर बारिक साहब, इस ग्रंथालय के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर अशोक कुमार जी, बड़े ही ऊर्जावान प्रोफेसर जलवंशी जी, इस भव्य प्रसाल में विराजमान हमारे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन बसंत चौधरी जी, यहाँ के DSW डॉक्टर श्रीवास्तव जी, केमिस्ट्री के प्रोफेसर घोष जी और यहाँ के विभिन्न संकायों के सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण, छात्र छात्राएं तथा मीडिया से आए हुए सभी बंधुगण, आज मेरे लिए अपार हर्ष का दिन है, बड़े सौभाग्य का दिन है और मैं इसके लिए आभारी हूँ राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली का और बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का, प्रतिकुलपति महोदय का, यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के आप सभी सदस्यगण का कि आपने हमें इस भूमि पर आने का मौका दिया और आप सबके सम्मुख कुछ अपनी बातों को कहने का आपने मौका दिया। जैसा कि सब पूर्व के वक्ताओं ने बताया, भगवत कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, क्योंकि मैं काशी से हूँ, हमारा कर्म क्षेत्र काशी रहा है, रहने वाला बिहार का हूँ, मगर शुरू से काशी नगरी में ही अपना योगदान दिया, चाहे वो शिक्षा में विद्यार्थी के रूप में या उसके बाद से अध्यापक के रूप में, और उसके बाद 3 वर्ष इस बिहार की पवित्र भूमि में, ऐतिहासिक भूमि में कार्य करने का मौका मिला, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में। और वहाँ पर मैं भी अब आते ही मैं अपने आप को कहा कि मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, एक सुप्रसिद्ध बॉटनिस्ट प्रोफेसर अवध किशोर राय जैसा व्यक्तित्व को हमको मिला है प्रतिकुलपति के रूप में वहाँ पर। और जैसा कि फारूक अली साहब ने बताया, जलवंशी जी ने बताया कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दौरान 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया होगा जिसमें कुलपति की सहमति हो तो प्रतिकुलपति की सहमति नहीं। किसी भी कार्यक्रम में हम साथ साथ जाते थे और इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता था कि 10 दिन के लिए ही सही यहाँ पर हम लोग आए कुलपति के रूप में, तो उसमें भी प्रतिकुलपति जी आपके साथ साथ थे, हम लोग साथ साथ। Honorable Vice Chancellor Professor A.K. Rai ji, I will not repeat because the introductions have been done repeatedly. So I will just address the names and if I have to add something I will add it. We have known each other for quite some time since we were in Bhagalpur.
Also, he belongs to biology. I am also from biology. So that gives an interface. छोड़ चौथी पंक्ति छोड़ के अपनी बात समाप्त कर। तो शायद 2 घंटे से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, एनएसएस का भी कार्यक्रम है। तो मैं नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए मैं 4 पंक्ति फिर से अर्ज कर रहा हूँ। एक माटी का दिया है जो रात भर हथियारों से डरता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है, हथेली पे रखकर नसीब तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। और आपके लिए प्रतिभागी शिलोंग विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आर.एस. दुबे साहब, इस विश्वविद्यालय एवं भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर, BHU वाराणसी, माननीय विशिष्ट अतिथि प्रति कुलपति महोदय, NMM से आए हमारे कोऑर्डिनेटर, पांडुलिपि एवं लिपि विज्ञान तथा सेमिनार विभाग और कन्वेनर माननीय डीन साहब द्विवेदी, श्री उत्तम सिंह त्रिपुरा से रिसोर्स पर्सन के रूप में आए हैं, और मैं बसंत बाबू के विषय में कुछ नहीं कहूँगा, बाद में कहूँगा। पदाधिकारीगण, भिन्न भिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, पार्टिसिपेंट, छात्रगण एवं प्रेस के भाई, सर्वप्रथम मैं अपने कुलपति को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके प्रयास से ये कार्यशाला आज यहाँ आयोजन होने जा रहा है। मुख्य अतिथि को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इतनी दूर से इस कार्यक्रम में माननीय कुलपति महोदय के आग्रह को स्वीकार किया। अपने घर के पूर्व कुलपति दुबे साहब का भी मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए कुछ समय दिया। माननीय कुलपति महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा इस कार्यशाला को करने में उत्तेजना भरने का काम किया। सबसे ज़्यादा तो मैं हमारे सामने बैठे डॉक्टर बसंत बाबू को धन्यवाद दूंगा। परोक्ष रूप से ही सही, माननीय कुलपति महोदय का निर्देशन तो था ही, लेकिन कुछ भी काम किया इस कार्यशाला को आज। जरा सा पकड़े रहे सर, जरा सा। हो गया।
ये अंगवस्त्र हमारे विश्वविद्यालय का भी प्रतीक है और मिथिला की संस्कृति का भी प्रतीक DK सिंह साहब को भेंट करते हुए। और व्यापार को आपको बता दें तो अक्षरा समझाएंगे कि वो संस्कृत है। मैंने चांद व्याकरण की कॉम्प्लीट देखी थी, स्क्रिप्ट है वो भी मैं जानता हूँ, तो मैंने पढ़ करके देखा बिल्कुल भाषा है और वुमेन कीर्तन स्क्रिप्ट है। बिहार से सोसाइटी है, देखिए भाषा जो है विज्ञान से करेंगे, इसको जितना आप बोलिए जितना पीछे चलते होगा कि हमारे डॉक्टर अरविंद सिंह को उनके तरफ स्वागत करेंगे। सर आज हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का हम सब जानते हैं कि आज उद्घाटन समारोह है। उद्घाटन होने जा पूर्व भागलपुर विश्वविद्यालय एवं BN मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति, वर्तमान में सर बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं BHU वाराणसी। जरा सर उसके बाद जो हमारे विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह है चादर, और मिथिलांचल का भी प्रतीक चिन्ह है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हम अपनी सभ्यता को नहीं भूल सकते हैं, हम अपने प्रतीक चिन्ह हम अपने बारीक साहब को भेंट करना चाहते हैं विश्वविद्यालय की ओर से। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मैं जितना बताया उसके अनुसार। तो ये इस परंपरा के लोगों का इन ग्रंथों के संरक्षण में संवर्धन में काफ़ी योगदान रहा। हमारे वैदिक परंपरा के भी काफ़ी लोग, बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने ग्रंथों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, ग्रंथों के लेखन के लिए, रक्षण के लिए। लेकिन संख्या वो जब तुलना करते हैं तो हम उसमें कहीं पीछे रह जाते हैं, उस जो जैन परंपरा से हम कहीं पीछे रह जाते हैं। नहीं तो हमारा वैदिक साहित्य बड़ा समृद्ध साहित्य, उतना संस्कृत का समृद्ध साहित्य किसी भी परंपरा में नहीं, जैन परंपरा में भी नहीं। लेकिन हम लोग उसको ठीक से संरक्षण नहीं कर पाए, उसका संपादन नहीं कर पाए, लोगों के सामने उसको अच्छे से रख नहीं पाए, इसलिए हम कभी कभी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं अन्य परंपरा से। कोई बात नहीं, यही आप लोग जब तैयार होंगे तो इस पर ध्यान देंगे, कुछ काम करेंगे, तो इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और इन दो शिलालेखों को हम पढ़ेंगे और समय मिला तो हम आज से शाम को जो है प्राचीन नागरी लिपि भी आज से शुरू कर देंगे। प्राचीन नागरी लिपि में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, उसमें संयुक्त अक्षर अधिक हैं, स्वर और व्यंजन वर्णों की संख्या भी अधिक है, और उसके लेखन परंपरा भी थोड़ी भिन्न भिन्न तरह की है, क्योंकि मैं उसके ज़्यादातर पांडुलिपियाँ उसी में हैं। आप लोग को भी लगभग देवनागरी की ही पांडुलिपियों पर आप लोग काम करेंगे, क्योंकि इसका देवनागरी की ही अभी ज़्यादातर हर भंडार में पांडुलिपियाँ होती है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और संपादन भी हम एक देवनागरी की पांडुलिपि का ही किसी ग्रंथ का संपादन करेंगे, या तो यहाँ से हमको कोई पांडुलिपि मिल जाए तो यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो फिर मेरे पांडुलिपि लेकर के आया है। ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, फिर 9 देखिए ये अक्षर जो है का प्रयोग पहली बार आया,
ये क्या है? हाँ, नई हो गया वो। नई दिशा। क्या हुआ? नई दिल्ली। उसी प्रकार से आप उसमें क्या है, जो है दो ठो होगा ऊपर वाला में, दिल्ली दीर्घ ई का। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है जी। उसी प्रकार से आप अपने विश्वविद्यालय का भी नाम आप लिख सकते हैं। हाँ, आप लोग आइए, किसी में से आइए, कोई आप अमित किशोर का है ना, ठीक है, लेकिन दोनों में वहाँ बहुत अंतर है। सर डॉक्टर DK सिंह इलाहाबाद से आए हुए हैं, और अब जो 2 क्लास होगी सर के 4 आज 2 क्लास, तो नेक्स्ट कल 2 क्लास कैटलॉगिंग में। हाँ, कैटलॉगिंग सर पढ़ाएंगे। और वेलकम। प्रचार विश्वविद्यालय हमने यूनिवर्सिटी का प्रचार किया। इधर का दोनों पद दिया यूनिवर्सिटी के किसी का जिनके साथ सिंडिकेट का एडिशन स्टेटमेंट कौन सा एडिशन है? हाँ, फर्स्ट एडिशन है तो कुछ नहीं होता, बस अपने आप में सेकंड थर्ड फोर्थ रूपांतरण करके लगभग गुप्त काल तक ब्राह्मण लिपि रही थी ना, एक लिपि के तौर पर अन्य किसी लिपि का प्रचलन नहीं मिलता है, नहीं सर? सर, गुप्त काल तक लगभग अन्य किसी लिपि का परिचय नहीं मिलता है। गदा है, यहाँ गोल नुमा कुछ आकृति। ये जो बुद्ध का भी ये कान में ये कुंडल जो है, ये सब बुद्धिस्ट वगैरह। ये बुद्ध की ही प्रतिमा दिख दोनों में फर्क है। यहाँ पतली सी है, उसमें ज्यादा अच्छी हुआ है ना, इसलिए जी सर और ज्यादा लोग चढ़ाए उसको भांग पानी सारा उड़ा गया, इसमें जो है ना कलट करके पानी फट गया। जी सर, जी सर, ये इसमें नहीं, जी सर, ये जो है ये कोई अक्षर नहीं है ना सर? नहीं, अक्षर नहीं है कुंडली का जैसे जोग जाप करते थे ना लोग, ना हाथ के ऊपर नहीं कुंडली कुछ लोग जो करते हैं भी हाथ के ऊपर सर कुछ है, छाती पे हाथ है, इसमें भी हाथ पे कुछ है जो करता है रोशनी छोड़ दीजिए, रोशनी धूप उधर छोड़िए। सब आब कहिया टूटलै फाटलै की भेलै नहीं भेलै। एगो गेट ई भए गेल, एगो ई गेट भेलै ई। हाँ, एगो गेट भए गेल।
का जो खंडर है उसको आल जैसा जमा करने के अच्छा लगेगा ना। 4 है। अच्छा यहीं पर बात की बंद दिखाया गया था। अच्छा ये फूल देखिए, गेट वहाँ पे था। यादृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। मैं ठाकुर शिवलोचन सामने वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य हूँ और आप्लावित हूँ आपके स्वागत से। और मेरा भी सौभाग्य है कि इस महनीय धरातल महादेव की धरती पे मैं आया और जो कुछ थोड़ा बहुत मैं विद्यार्थी रहा हूँ, संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, इसके माध्यम से इस ज्ञान यज्ञ में मैं यथासंभव अपनी आहुति देने का प्रयास यहाँ करूँगा। इस कार्यशाला में मुझे जिस प्रकार से आदेशित किया गया है, मुझे संस्कृत व्याकरण पर चर्चा करनी है और जहाँ तक पांडुलिपि विज्ञान की बात है तो निश्चित रूप से ये हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, विषय हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। ज्ञान विज्ञान हमारी सबसे बड़ी धरोहर रही है भारत भूमि की और जो हमारी ज्ञान परंपरा थी उसका हमने संग्रहण किया, जो हमें आज पांडुलिपियों के माध्यम से दृष्टिगोचर होती दिखाई देती। इसी ज्ञान परंपरा में चूंकि तत्कालीन जो भाषा रही है वो प्राकृत, संस्कृत, पाली इत्यादि माध्यमों से कहीं न कहीं जो हमारा किट बैग है हम अपने रिसोर्स पर्सन को देते हैं तो कि बैग देकर भी किट बैग देकर भी आप सर जो सामने देखेंगे। लेकिन सर एक्चुअली है क्या, फोटोग्राफर साहब के लिए कभी हम लोग ताली नहीं रहे, बहुत मेहनत है। मैं कहता हूँ कि फोटोग्राफर कौन बनता है, जिसको दूसरे घर में ताकझाक करने की आदत। सहरसा अनुमंडल और जिला दोनों बने एक के साथ 1954 हाँ, वो कुछ नहीं था, एक थाना भी सहरसा नहीं था, बदलाव नहीं, क्या कहरा कहरा ब्लॉक वही था। और राम सु बना के जैसे रावण बना है उसी तरह राम के साथ औ लगेगा तो रामो बन जाएगा। वहाँ तो सीधे वृद्धि संधि है जो हमने बताया। अ के बाद अगर एच प्रत्याहार होगा तो क्या करेंगे, अ औ मिला के औ। बहुत अच्छी चीज थी, अच्छी चीज इसलिए थी कि सब अपना अपना काम करता था और बहुत अच्छा से करता था, लेकिन ये जन्म से देखा, ये हर समय कलाम से था। जैसे अपने होता ग्रेड 1 अफसर को अफसर नौ एक रिक्शा वाला का बेटा भी IAS बन सकता है, तो पहले यही था। लेकिन धीरे धीरे जो है ना लोग जो इसको गलत से जन्म से लेने लगे और जन्म से लेने लगे मतलब ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण क्या था, ब्राह्मण जात नहीं था, ब्राह्मण बुद्धिमान था, बुद्धि था, साइंस करना था, सभी चीज था। लेकिन वो लुप्त होता गया क्योंकि भाई जन्म होता गया, मूर्ख भी ये भी वो ब्राह्मण हो गए। और जो हमारा साइंस था उसको उन्होंने पढ़ा नहीं और दूसरे को भी नहीं पढ़ने दिया, क्योंकि ये देखते हो आदमी का ये होता है कि भाई मेरा आधिपत्य हो। सबसे पहले आज हमारे 21 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है कि उद्घाटन के बाद हमारे भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय पुणे के हमारे माननीय कुलपति महोदय हमारे तो मैं समझता हूँ उसे ग्राह्य कर देना चाहिए। देखिए हमने जो पाया है इस क्षेत्र में पहले से लोग प्री ऑक्युपाइड रहते हैं, अपनी सोच को इतना बल दे देते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। यानी वो सोचता है कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, हमसे बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है,
हमसे बड़ा जानकार कोई नहीं है। और जब यह भावना मन में आती है तो यही भावना बदलकर अहम में परिणत हो जाता है और जो विनाश का कारण होता है। इसलिए क्योंकि मैं उनमें काफ़ी बड़ा हूँ आप लोगों से, हमने दुनिया देखा है, शिक्षा के जगत में भी हमने बड़े नज़दीक से इसे देखा है और राजनीति को भी मैं बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ। इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। 21 दिवसीय कार्यशाला मैं समझता हूँ कि भागलपुर के बाद यह दूसरा जगह है जो कि भारत सरकार ने 21 दिन का जो है पूरे खर्च के साथ यह कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया है। और यह हम लोगों सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, संसाधन नहीं है। हम अभी भी लाइब्रेरी जो हमारे यहाँ होना चाहिए, ये लाइब्रेरी, इंटर लाइब्रेरी या डोनेशन ऑफ लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें नहीं है। इन्फ्लुएंस से जो हमारा जुड़ाव होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक हम पत्रिकाओं को देख सकें, जर्नल्स को देख सकें, पढ़ सकें और जो बच्चे आते हैं लाइब्रेरी में उनको भी बता सकें। लेकिन ये संसाधन की कमी के बावजूद ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, शुरुआत है। हम लोग एक शुरुआत की तरफ चल रहे हैं और हम समझते हैं कि आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो पूरे विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में जितने भी कॉलेज आते हैं और वहाँ पर हर एक कॉलेज में कम से कम एक लाइब्रेरी डायरेक्टर का पद में संभाले हुए हैं और इनकी इच्छा हमेशा तीव्र रहती है कि कहीं पर भी हो पूरे बिहार में लाइब्रेरी का बेहतर उन्नति हो और आगे की ओर बढ़े। उसी क्रम में क्योंकि हमसे भी जुड़े हुए हैं तो लगा कि जब यहाँ आप आए हैं तो यहाँ हम कुछ प्रयास करें। तो लाइब्रेरी जगत से बिल्कुल ये जुड़े हुए हैं, इनका कोई भी और दूसरा काम नहीं है, सिर्फ यही काम है लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना, पढ़ाना और जहाँ भी इस तरह का कोई कार्यशाला आयोजित होता है तो अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने ज्ञानों से लोगों को अवगत नहीं कराते हैं और इन्हीं का ये प्रयास है। और BN मंडल यूनिवर्सिटी बसंत बाबू आपके प्रति भी आभार प्रकट करती है और हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि आपकी पहुँच भी है, आपके अच्छे लोगों से आप जुड़े हुए भी हैं, इसी तरह का अगर छोटा छोटा कार्यशाला ये तो 21 दिन का है, 5 दिन का हो, 3 दिन का हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह इसे मदद करते रहेंगे और सभी कौन सा लिपि होगा? नागरिक नहीं है, नागरिक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसको कैसे आप in the classical sense the term manuscript refers to a document handwritten by an author. Manuscripts are found in every part of the world where human beings put their thought and experience into the written form. Though human beings over the ages have also used stone, metal and parchment. नाम सुना है? पार्चमेंट इसको कहते हैं, लेखन, पार्चमेंट, ये सब पांडुलिपि जिस पर लिखी जाती है, ये सब टर्म यूज किए जाते हैं। तो ये सिर्फ हमने ये बताने की कोशिश किया है कि हाउ वी कैन डिफाइन द मैन्युस्क्रिप्ट और मैन्युस्क्रिप्ट 3 चीजों पर लिखी जाती है। नेक्स्ट, ये मटेरियल कैन बी द पार्ट। अब ये कहता है कि इस चीज पर लिखी जा सकती है, तो ये कह रहा है कि मटेरियल कैन बी द पार्ट ऑफ द चीज, इट कैन बी द पल्प ऑफ द प्लांट मटेरियल, जो पल्प हो सकता है, that has been done in the form of the thin seeds, the traditional handmade paper. And speaking of a more recent product, it can be in the form of thin seeds, paper manufactured in modern paper factories. आज के दिनों में पेपर बनाया जा रहा है, पेपर फैक्ट्री बांस से बनाया जा रहा है, हाथ से बनाया जा रहा है, लेकिन अब तो धीरे धीरे पेपर प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया जब से सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। लोग इवन ऑफिशियल वर्क भी जो है कंप्यूटराइज करना शुरू किए हैं और यूनिवर्सिटी के लिए भी हमारे बिहार में भी लागू होने जा रहा है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर की फाइलिंग जो आप करेंगे आपके सामने कंप्यूटर रहेगा, वहीं पर आप टाइप करेंगे, उनको भेजना है किसी के पास तो वहीं पर के गुरु रहे और अरस्तु उसी स्कूल के शिष्य थे।
उस शिष्य के नाम से उस विषय के पितृत्व का अधिकार शिष्य को प्राप्त हुआ, पिता और दादा को पितृत्व का अधिकार प्राप्त नहीं। तरफ से और कमेटी की तरफ से मैं तमाम रिसोर्स पर्सन जो हमारे बीच बैठे हैं, बसंत बाबू रिसोर्स पर्सन है, जिनके प्रयास से ये कार्यशाला यहाँ तक हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो फिर एक बार हम अपने माननीय पति को बताते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सबों को मेरी ओर से सुप्रभात। 11:30 बज रहा है, सुप्रभात क्या होगा दोपहर में होगा। मैं विशेष रूप से अशोक बाबू का आभारी हूँ कि उन्होंने कहा कि आप भी जरूर बोलिए उसमें। और चूँकि मैं बायोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ और जब भी मैंने बचपन से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया, हम समझते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में बायोलॉजी के पहले स्टूडेंट होंगे जो कि क्लास 8 से बायोलॉजी ही पढ़ जाए, मैथमेटिक्स कभी पढ़ाई थी, पहले EPH पढ़ाई होती थी। अगर 2 बजे लोग यहाँ पर जो बचपन खास करके तो मैथमेटिक्स के बच्चे में EPH पढ़ाई होती थी, फिजियोलॉजी हाइजी सभी जगहों पर बायोलॉजी नहीं था। तो जब नारायणपुर गया तो वहाँ पर पूरे जिला में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पहला स्कूल था जहाँ बायोलॉजी शुरू हुआ। मैं आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन लिखने के आसार अलग अलग। मैं बात कर रहा था बायोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट। बायोलॉजी बहुत जगहों पे बायोलॉजी पढ़ाई होती है, शिक्षक नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन आप अंदाज कीजिए कि जब थियोफ्रास्टस रहा होगा, उसके बाद सुकरात आया, उसके बाद अरस्तु आया और फिर सिकंदर महान हिंदुस्तान पे आया। हमने इतिहास पढ़ा है या मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा है। तो आप अगर गौर करेंगे तो टॉपिक फॉर टुडे फॉर मी इज द बायोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट सिविलाइजेशन लिंकर्स। सभ्यताओं को जोड़ने वाली कड़ी है मैन्युस्क्रिप्ट और कैसे सभ्यता जुड़ी है। आप इसका अंदाजा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं। अगला स्लाइड पर बढ़ाइए। देखिए यहाँ लिखा हो जो अभी शुरू में हम बोल रहे थे कि MS एब्रिविएटेड MS फॉर सिंगुलर एंड MSS फॉर प्लूरल। ये डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड और वंस टाइप। ये उसके हैं स्वरूप भाई। तो है क्या, सामने देख रहा था, आप भी देखने में पुराना में भी लिखा पुराना मुकम्मल रहा है 1340 वर्ष से पहले हुआ। तो कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद को रिवलेशन हुआ, आकाशवाणी संदर्भ में तो आकाशवाणी उनको होती थी और वो शब्द को लेकर घर आते थे कुमार जी से कि आप बुके देकर हमारे रिसोर्स पर्सन मानव हाँ हाँ जी।
ठीक। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे एक मैथिली में कहावत है, लिखा गया है, चिर परिचित को परिचय की दीजिए। दक्षता, आप लोगों की कार्यशैली या आप लोगों की उपस्थिति और प्रस्तुति की जानकारी प्रतिदिन मिलती रही है। कौन आया, कौन नहीं आया, कौन क्या बोला, कौन कैसे बोला, कौन प्रश्न किया, सारे तथ्यों की जानकारी होती गई और होनी भी चाहिए। आज के इस विशेष व्याख्यान के अवसर पर जो कि संघाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत की है, उसको तो मैं लास्ट आवर्स में ही सुन सका। प्रश्नों के रूप में आप लोगों को निश्चित रूप से अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। इस रूप में कि नहीं कि आप लोग कार्यशाला के प्रतिभागी, इस रूप में कि आपके बड़े भाई बोल रहे हैं, आपको जो भी जिज्ञासा हो उसके बारे में आप लोगों को निश्चित रूप से पूछना चाहिए। इससे ये होता है कि वाक्पटुता के साथ साथ आपकी समझ में भी वृद्धि हो, कहीं कोई कमी है तो। और यदि आप उसे पूरी तरह से समझ पाते हैं या पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं, इसके बावजूद भी उस ग्रहणता के बारे में भी कुछ प्रश्न कर लेना चाहिए। और निश्चित रूप से कार्यशाला में यदि प्रश्न के रूप में कुछ सामने आते हैं तो जो व्याख्यान प्रस्तुत करके उन्हें खुशी होती है, आप लोगों को भी खुशी होती है। जहाँ तक जिस टॉपिक दायित्व दिया गया है, उस दायित्व के अंतर्गत मैं हमेशा महिलाओं महाविद्यालय में प्रधानाचार्य में कार्य करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सबसे पहले NMM का, जिसने इस तरह की कार्यशाला का भोपाल हमारे कंजर्वेशन दोनों में अंतर आप क्या समझते हैं? किसको कंजर्वेशन कहते हैं, किसको प्रिजर्वेशन कहते हैं? हिंदी हमको नहीं बताए, मतलब समझाइए। प्रिजर्वेशन क्या हुआ, कंजर्वेशन क्या हुआ, वो आप बता सकते हैं? आपको नहीं, वो आप तो जानते हुए, आप तो इसी में हैं ही, इसलिए आपको नहीं बताना है। बाकी लोग क्लास भी लिए हैं बेसिक। ठीक। इस वर्कशॉप का लिस्ट ऑफ हेडलाइंस देखा, उसमें इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल स्किल्स एंड पार्टिसिपेंट्स के नाम अच्छा, ये भरना वो तो भरना नहीं बड़े तारीफ करते हैं, होना चाहिए मेरे कि इतना उसमें प्रचलित हुआ और कहानियों में इतना है, सबसे गाथा है, ऐसी बात भी नहीं है कि पूरे तो बीट का वो भी एक नई और प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ भारत संस्कृत मंत्रालय की तरफ से रेडियो थेरेपीज के ऊपर में हमने एक पोर्टल बनाया। प्रोसेस है किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उतना तो हम लोगों को नहीं है, क्योंकि बातें जब
इसका मैं अभी आ रहा था रास्ते में, मुझे लगा इसका आर्किटेक्चर भी थोड़ा सा यूनिक आर्किटेक्चर है, मतलब से पाल डायनेस्टी से शायद इन्फ्लुएंस है। मैंने पाल डायनेस्टी के पहले की लोग कल बतला रहे थे कि वहाँ पर एक रोज़गार पर इंस्क्रिप्शन भी देखे तो वहाँ नहीं, कहाँ कुछ है, कहीं लिखी हुई कहीं लिखी हुई है। जी सर, तो श्रीनगर गए थे, उधर नहीं, मंदिर मंदिर में भी कहा है दक्षिण तरफ का जो गेट है उस पर कुछ लिखा है। ये गेट तो जो बना है मंदिर बहुत पुरानी नहीं है, ऐसा नहीं कि मंदिर जो है। कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम लोग इस तरह से पढ़ाते ही नहीं। मुझे लगा कि हमें क्या जवाब दूँ, मैंने उनको बोला देखिए हम लोगों के यहाँ पे रामायण और महाभारत पढ़ाने की कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी जो वैल्यू सिस्टम्स है वो हम छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से करवाते हैं। तो अगर हम उस वैल्यू सिस्टम को लें तो अपने ही देश के अलग अलग प्रांतों की बात नहीं, हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में हम ये बता सकते हैं कि वैल्यू सिस्टम सेम है। साउथ ईस्ट एशिया में आपने सही बताया कि जो सीता का प्रारूप है, जो सीता को जिस तरह से उन लोगों ने प्रेजेंट किया है, वो स्टोरी लाइन को प्रेजेंट करने के जो तरीके हैं, शिखंडी का स्वरूप कुछ अलग है, लेकिन वही जब शिखंडी साउथ में नहीं ये हम लोग बनाए हैं बीएन मंदिर का, इसमें लोगो है। राधा उसी में डाल दो। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जितनी वैरायटी है संस्कृति की, वही मैं थोड़ा सा हिंदी का जो है इंग्लिश में जनरल जो भाषा है उसमें जैसे कुली देखिए, उसमें आज जो है ट्रेन, इट बिकम वेरी कॉमन इन हिंदी, सब लिखने लगा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग द कोर्स जैसे कि इंटरमिंगल हो जाते हैं भाषा, इंडिपेंडेंट भाषा रही नहीं। हम लोगों में एक जरूरी क्या हुआ कि हिंदी बोलता है तो उतना ही वर्क करना प्रिय होता है, लेकिन आज के समय में न शुद्ध लिखने वाला लड़के मिल रहे हैं, कम है, और न शुद्ध बोलने वाले मिल रहे हैं। वर्चुअली हम लोग भी बहुत शुद्ध नहीं बोल पाते हैं हिंदी को, लेकिन हिंदी उतनी इंग्लिश से क्लिष्ट भाषा हिंदी उतना आसान नहीं है। इसका ग्रामर, इसका क्या कहते हैं, और सारी चीज़ें जो हैं सब एटलीस्ट उसको कंजर्व तो जरूर किया कि उसकी लाइफ पर है। भले आज हमारे लिए लेकिन कल हो सकता है उसकी जरूरत है। तो कंजर्वेशन एक कंटिन्यूस एस्पेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ कि वो कहाँ पे है वो लिस्ट अगर अवेलेबल हो, जो रिसर्च स्कॉलर उसके ऊपर में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको पता किसी चलेगा कि कहाँ पे अप्रोच करें। तो हम इसीलिए जो भी इंडिविजुअल कलेक्शन में उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको कंजर्व करके उनको वापस करते हैं और उसको डिजिटाइज करके एक कॉपी डिजिटल उनको देते हैं। अभी तो हम लोग जो पोस्ट कराने जा रहे हैं जो है इंग्लिश का जाके सर्वे करेंगे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, पैसे मिल जाएंगे उनको, पर मैनेस्क्रिप्ट तो बड़े पैसे मिलेंगे पर मैनेस्क्रिप्ट वो जब बताएंगे ना उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस है पैसे मिलेंगे, पैसे सफिशिएंट। उसको इसमें प्रॉब्लम एक ही है सर कि ये बहुत पेशेंस की चीज़ है। आप किसी के पास जाएंगे और उसको पता है कि उसके पास मैनेस्क्रिप्ट है, तो पहली बार वो आपको चोर माने। बहुत ये बहुत ही रिपीटेटिव प्रोसेस है, बहुत एट्रेशन से गुजरने के बाद कोई कन्विंस होता है कि नहीं आप सही आदमी हैं, हम आपके थ्रू उसको कंजर्व करना चाहते हैं, इसके थ्रू डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। उसको हम लोग जागरूकता मिशन के तहत जो भी जब तक आगे और आप जब है तो नींद तो बढ़ती जाती है, हमारे इलाके के तो नींद अधिक बढ़ जाती है और ये भी हो जाता है कि अधिकार भी है जिस इलाके को जो है। लेकिन जो
मुझे लगता है कि जो इसमें एक दूसरे को और ग्रुप में काम करेंगे जो लोग उनको साथ बल्कि जब हम सब मैनुस्क्रिप्ट की बात करते हैं, मैं तो छोटी सी कोशिश करूँगा कि कुछ फिजिक्स डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, क्योंकि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो केवल संस्कृत के लोग नहीं जान पाते। अगर हम लोगों ने जब वेद के ऊपर में अपनी पोर्टल शुरू की, सबसे पहला प्रश्न यही था कि क्या होगा, इसमें से क्या निकलेगा। जो हमारे सेक्रेटरी थे कल्चर के, उन्होंने बताया कि क्या हम उसके बाद गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो ब्रह्मास्त्र निकल के आएगी। पूछ पाया, सर आपने देखा है ब्रह्मास्त्र निकलते हुए? उन्होंने मैंने देखा तो नहीं, मैंने सुना हूँ। मैं बोला आपने कुछ भी सुना और मुझे प्रूव करने के लिए बोल रहे। इसमें होगा क्या? अल्टीमेटली प्रश्न हमारे पास भी यही था, हम क्या करेंगे। तो हमने उसमें ये बोला कि हम वैदिक स्कॉलर को और जो मॉडर्न साइंटिफिक हायर एजुकेशन में लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके और उन दोनों के बीच में हम लोग संवाद स्थापित करेंगे। क्या निकल के आएगी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो निकल के आएगी वो बलदेव उपाध्याय जी, तो उन्होंने गोल्ड एक्सट्रैक्शन के ऊपर में काम किया है कि वैदिक पीरियड में स्वर्णदान होती थी, स्वर्ण आती कहाँ से थी और गोल्ड एक्सट्रैक्शन आ गई। एक चर्चा हो रही थी कि कर्म के बारे में, कर्म हो रहा है या हमारे यहाँ अभी भी कर्म कर है, वहाँ भी है। तो ऐसे ही कभी हम कहीं पढ़ रहे थे उसमें देखे कि उसमें सवामन सोना रोज दान करते थे, तो ये सोना आता है। तो यही गोल्ड एक्सट्रैक्शन की ट्रेडिशन आज तक किस तरह से बढ़ी, उनका वर्क उसके ऊपर में उसी तरह से जो हमारे मेडिसिन तो ऐसा है जिसके प्रति मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है और हमेशा कोशिश उसकी यही रहती थी। किसी को देख के बहुनाथ जी चिपको आंदोलन चला रहे थे ना, उनका एक ही था ट्रैवलिंग ब्रिज नहीं। बाद में वहाँ पर जो भगत जी सब होते थे उन लोगों ने उन लोगों को गलत ट्रेनिंग दे के ब्रिज उसी से कटवाना शुरू किया, लेकिन ब्रिज कट जाए वो लगता था उन लोगों का कि जो हम लोगों का भगवान जा रहा है। ये पहले कंसेप्ट था। अब तो कंसेप्ट उसको बिगाड़ दिया, 14 बीच में आया, उन लोगों ने कहा दिया ब्रिज काटो तुमको पैसा मिलेगा। तो वही मैं कहता हूँ हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है ना उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। और उसमें भी लोग देखेंगे सर, तो लेकिन बाद में आप शिव की पूजा करते हैं, आप किसी ज्योतिर्लिंग में चले जाइए या आप मिट्टी का लेकर के कीजिए, जो ध्यान श्लोक है वो कॉमन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। फॉर्म से लेकर के फॉर्मुलेस तक नेचर को प्रोटेक्ट करने का ये देखिए, केवल शादी में हम लोगों ने स्टडी करा है, करीब 40 पौधे यूज होते हैं उसके टुकड़े हवन में है। हवन में केवल जो है 10 से 15 होता है, सब पौधा से ही पील हो जो हो ये हो सब। हवन में तो इतना विधान है कि शस्त्र लगा हुआ, शस्त्र से काटी गई समिधा उसके लिए उपयुक्त नहीं है, जो वृक्ष से स्वयं सूख कर नीचे गिर पड़े उसे तोड़ने के लिए केवल हाथ की जरूरत हो, मतलब ये रच की जरूरत, ये इस उंगली की मोटाई के। यू आर ऑर्गेनाइजर, यू आर डिसीजन मेकर। आप क्या हो जाएगा, जाइएगा लाइब्रेरी में या किसी भी म्यूजियम में आपको इंचार्ज बना जाएगा किसी प्रोजेक्ट का इंचार्ज मतलब का आपको काम कराना है, काम करना नहीं है, काम करना नहीं है। पायलट फ्लाइट को लैंड करा सकता है, टेक ऑफ करा सकता है, इमरजेंसी में कुछ भी कर सकता है, लेकिन ही इज नॉट ए मैकेनिक। तो आप उस तरह से डिजिटल प्रोजेक्ट का पायलट होइएगा और मैकेनिक तो कोई और होगा। तो इसमें बहुत सारे जब आप काम करने चलिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। कुछ प्रॉब्लम से थोड़ा हल्का हटके अब देखेंगे कि जो जैसे मधुबनी पेंटिंग्स होती है, मधुबनी इलाके में और भी इलाकों में बुन करके भी लिखा जा रहा था, बुन करके भी लिखा जा रहा था। उसी के आधार पर और सभी आचार्यों ने भी बलदेव विद्याभूषण बरेंद्र गोविंद वाष्य सबने 700 श्लोक लिखे हुए।
परंतु जो गुजराती संस्करण है, जो काश्मीरी संस्करण है, अभिनव गुप्ता ने जो व्याख्या की उसमें 746 है और कई थोड़ा सा कमोवेशी भी है। अरे लाइन हो सकती है सर, सब साथ में हो जाएगा, सब साथ में। नारियल है जी जी, नारियल जरा सा ये तो अच्छा जी अच्छा लिखा है, मजा नहीं। अच्छा, मैं आपका नाम था कैसी 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 कान खोल है यहाँ पे और जी ऊपर में कोई इंजीनियर को बुला रहे हैं। अरे किसको बुला रहे हैं? इंजीनियर कमल को। अरे अशोक बाबू बुला कर रखना, ये है क्या है रजिस्ट्रार साहब? यस अलमारी थी, सारी अलमारी गिर गई, सारी किताबें बर्बाद हो गई। वो 100 साल पुराना जो कलेक्शन था। मुख्य पुस्तकाध्यक्ष हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह साहब, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हो चुके हैं भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली साहब, हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय कार्यशाला के कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र त्रिवेदी साहब, और नीचे दर्शक विभाग में अग्रिम भर्ती में बैठे हैं हमारे भूपेन्द्र, हमारे माननीय कुलपति महोदय, और मिथिलांचल के अनुसार विश्वविद्यालय का मोमेंटो लिए हुए चादर से सम्मानित कर रहे हैं हमारे माननीय कुलपति महोदय। अनुरोध करूँगा माननीय प्रतिकुलपति महोदय से कि चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। विभूषित कर रहे इस राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन के शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम सरलता, समता एवं सहृदयता के वेद मूर्ति तपोब्रह्म विद्वान माननीय कुलपति महोदय का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। आपके संरचनात्मक सोच ने विश्वविद्यालय को जो मूल रूप प्रदान किया है उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार, सचिव डॉक्टर अशोक कुमार जी, मंच संचालक विदुषी जी, PR डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के अथक प्रयास से इस कार्यशाला संपन्नता की ओर अग्रसर हो पाया है। मैं अशोक बाबू से ही अनुरोध करूँगा कि नीचे हमारे
अतिथि बैठे हुए हैं। प्रशांत बाबू को जिनकी महत्वपूर्ण को आयोजित करने में रही है, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं हमारे डॉक्टर। सम्मानित करते हैं डॉक्टर मैं अनुरोध करूँगा अशोक बाबू से हम डॉक्टर धर्मवीर सिंह को, जो हमारे बीच दिल्ली से चलकर मधेपुरा के पाक सदन के धर्मवीर जी सम्मानित कर रहे हैं। हमारे प्रोवीसी साहब माननीय महोदय एक दो और बैग और बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं। और आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ और हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब आगे आ जाए सर। मोहित बाबू आगे बढ़िए। मोनू प्रकाश जी जो टीम लीडर थे, और चंद्रशेखर चौधरी। अब मैं अपने आप थोड़ा पीछे हट जाया करिए, देखिए पीछे इधर से निकल जाए, आ जाए इधर। और बिट्टू कुमार विश्वविद्यालय की ओर से अंगवस्त्रम से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे राजू कुमार झा सम्मानित हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। तमाम पार्टी को जो कि हमारे उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर डॉक्टर A.M. राय साहब, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रह चुके हैं और मिजोरम विश्वविद्यालय मिजोरम के भी कुलपति रहे हैं और NAC के निदेशक भी रहे हैं और देश के जाने माने वैज्ञानिक के रूप में उनकी ख्याति रही है। वो हमारे कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर R.S. दुबे साहब मौजूद थे, जो कि
कुलपति रहे हैं और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के भी कुलपति रहे हैं। 3 विश्वविद्यालय में कुलपति होने का सौभाग्य प्राप्त है उनको। और संप्रति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वो आए। और आज जो हमारे बीच आए हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह साहब, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। कुलपति महोदय बोल रहे थे कि पता नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष कभी मधेपुरा आते भी या नहीं आते, लेकिन हमारा सौभाग्य है आज उनका यहाँ पर पदार्पण हुआ है, हम उनका स्वागत करते हैं। और BSU से जीके सिंह साहब आए थे, जिनका इस कार्यक्रम में तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो 2 बड़े संस्थानों के पुस्तकालय अध्यक्ष आए। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ प्राध्यापकों ने इस कार्यशाला में अपनी बात रखी। मैं कहाँ से शुरू करूँ? अगर माननीय कुलपति महोदय से शुरू करूँगा। कुलपति महोदय ने पूरे पावर पॉइंट के साथ इन्होंने 2 क्लास लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया किस तरह से हम पांडुलिपि का संरक्षण कर सकते हैं, विशेष रूप से पारंपरिक तरीके से हर्बल ट्रीटमेंट के माध्यम से किस तरह से हम पांडुलिपियों का संरक्षण कर सकते हैं। इस पर माननीय कुलपति महोदय ने अपने विचार रखे और जस्ट उन्हीं को फॉलो करते हुए हमारे कुलपति महोदय ने भी पावर पॉइंट के माध्यम से विचार रखा और बायोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट पर उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला। और हमारे विश्वविद्यालय के बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक, मैथिली के पूर्व विभागाध्यक्ष और सीनेट के भी माननीय सदस्य नरेश बाबू, और हमारे विश्वविद्यालय के पार्वती साइंस महाविद्यालय के प्रोफेसर ललन प्रसाद मंत्री साहब, रेणु मैडम, KM ठाकुर साहब सहित कई विद्वान प्राध्यापकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो हमारे विश्वविद्यालय के भी कई शिक्षकों को अपनी बात रखने का मौका मिला इस कार्यक्रम के माध्यम से। और मैं अब संक्षेप में बताना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम में जिन विषयों को छुआ गया, जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसका तो विषय था ही पांडुलिपि विज्ञान और लिपि विज्ञान, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र में था। इसके विभिन्न पहलुओं पर पांडुलिपि क्या है, उसके संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है और इसका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पर शिवमुनि बाबू ने विचार व्यक्त किए थे। और लिपि के भी विभिन्न पहलुओं पर ब्राह्मणी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, और विशेष रूप से मिथिलाक्षर जो कि हमारा लोकल लैंग्वेज है मैथिली, उस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। और सबसे बड़ी सफलता इस कार्यशाला की कि हम लोग हमारे सामने आ गए। अब उसमें बहुत सारा ज्ञान है। अभी उनका डिजिटाइजेशन का एक प्रोसेस चल रहा है। जैसे डिजिटाइजेशन होगा, उनके अनुवाद होंगे तो हम लोगों के सामने होंगे, तो हमें अपनी सांस्कृतिक इतिहास को, अपनी धरोहर को पुनः लिखने और देखने का मौका मिलेगा। नहीं तो हमें तो यही बताया जाता रहा कि कोटिले तो कुछ थे नहीं, आर्य तो यहाँ विदेशों से आए थे, इसलिए फिर यहाँ मुगल से आए, फिर यह आए, एक धर्मशाला हो गई। लेकिन ये धर्मशाला नहीं, ये राष्ट्र है। और इस राष्ट्र को धरोहर जो है वो हमारी पांडुलिपि में है। वो पांडुलिपि जब हमारे सामने आएंगी पुनः खुल करके, उसमें अनेक प्रकार का ज्ञान जिससे हम अभी तक वंचित है वो सामने आ जाएगा। कभी भी कोई कार्य एकदम में बहुत बड़ा नहीं होता है, उसका विचार बड़ा होता है और काम छोटा होता है। प्रारंभ जो होती है बहुत छोटे से कदमों से होती है। छोटा बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है, लेकिन वो फिर चलने लगता है, वो दौड़ने भी लगता है, वो मेडल लेने लगता है, वो 9 सेकंड में 100 मीटर भी पार करता है। तो ये ऐसा ही प्रयास है। लोग ये बात कहते हैं, मैंने सुना भी है कि भाई यहाँ लोग करके जाएंगे, इसका फॉलो अप क्या होगा? इसका फॉलो चर्चा होगी। हमारे लाइब्रेरी साइंस में 3 लेवल बात पे कहे गए हैं। एक होती है आइडिया प्लेन में कोई बात आती है, मेरे मन में एक विचार आए, एक आइडिया, आपके मन में एक आइडिया, आप सोचते रहते हैं, भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर वो वर्बल प्लेन पे आती है। 2 लोगों के बीच में उसकी चर्चा करते हैं, यार मेरे मन में ये विचार है, आपकी क्या राय है। फिर वो एक विचार बन करके एक स्वरूप लेता है। जब वो स्वरूप लेता है फिर उसका व्यवहारीकरण होता है, वो व्यवहारिक स्तर पर आता है। तो ये अभी आइडिया प्लेन से चीज जो है वर्बल प्लेन पे आई, चर्चा हुई कि हाँ ऐसा कुछ हो, और वर्बल प्लेन से आने के बाद अब ये एक नोटेशनल प्लेन हम उसको बोलते हैं, एक व्यवहारिक स्तर पे आई है। पहला काम शिक्षा का हो, लोगों को ये तो पता चला कि पांडुलिपि है, ये भी पता चला कि उसकी क्या क्या स्क्रिप्ट है। जहाँ साहब अभी यहाँ नहीं है, वो स्क्रिप्ट के, इस क्षेत्र के स्क्रिप्ट के बहुत भयंकर विद्वान है। मुझे लगता है कि मुझे उनसे कुछ सीखना चाहिए, इतना ज्ञान उनका, इतना गहरा ज्ञान। तो वो व्यक्ति आए, आप के क्षेत्र के हैं, आप उनका फायदा उठाइए। आपकी जो लिपि है जिसमें ये क्षेत्र जो है, जब हम इतिहास में
देखते तो इस क्षेत्र के राजाओं ने युद्ध की जगह शांति को मौका दिया। उन्होंने धन दे दिया, युद्ध नहीं किया, क्योंकि ज्ञान का विकास शांति में होता है। युद्ध में कभी ज्ञान का विकास होता है, युद्ध में विनाश का विकास होता है। चाहे हम आपसी बातचीत में युद्ध करने लगे, चाहे हम तलवार से करने लगे, चाहे हम ऐसे करने लगे, तो सर्जन हो ही नहीं सकता। तो केवल विसर्जन की प्रक्रिया है। विसर्जन की प्रक्रिया शांति में है, सुनने सुनाने में है, मानने मनाने में है, न कि धमकाने और दिखाने में है। तो यहाँ शांति की प्रक्रिया रही। आप यहाँ का इतिहास पढ़ के देखिए, यहाँ के राजाओं ने कभी भी युद्ध को मौका नहीं दिया। संपत्ति की पैसा के लाखों चांदी के सिक्के दिए, लेकिन युद्ध नहीं स्वीकार किया। जो वो ज्ञान को स्वीकार करें। नो, शांति सम्मान के साथ। तो यहाँ की परंपरा रही है पूरी, जो मैंने जितना भी देखा। एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, यहाँ के योगदान बहुत रहे। लॉर्ड बेंटिंग ने सोचा कि मुझे हमें यहाँ राज करना है तो कैसे करें, उनके कानून को समझते हुए। हिंदू बाहुल क्षेत्र था तो हिंदू का कानून समझना जरूरी है। तो उस समय परिस्थिति ये थी, या तो संस्कृत के विद्वान थे या पर्शियन के विद्वान थे, क्योंकि पर्शियन जहाँ को की लैंग्वेज रही भारत, पूरे भारत बहुत ही ईमानदार लड़के हैं। पुस्तकालय बहुत पढ़ाए, आपके पुस्तकालय में रिसोर्स मिलेगी। वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो 2 घंटे में लाइब्रेरी में उनसे काम दिया जाए तो लाइब्रेरी भी आपके आगे बढ़ेगी, बिना पैसा दिए बच्चे भी सीखेंगे। तो अंधे लड़के का जैसा साफ होता है वैसा हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी आज छोटी है, यूनिवर्सिटी कभी नहीं छोटी थी, 11 कोर्स पढ़ाए जाते थे, आज 125 कोर्स पढ़ाए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो भी चीज़ें होती हैं वैसी यूनिवर्सिटी 10 का पूरा हो सकता है कि शहर जमुना के नीचे चला जाए। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आज भी बहुत सारे टीले और पठार बने हुए हो सकता है, उसके नीचे सभ्यता छिपी हो। भागलपुर विद्यालय के क्षेत्राधीन में कहलगांव के अंतिचक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय मिला, तो कुछ नहीं था, मिट्टी का ढेर था। हम लोग कैसे आते आते रहते थे आजू बाजू से। संयोग से प्राचीन इतिहास के कुछ शिक्षकों ने कहा कि कुछ जुताई में अर्तन बर्तन मिलते हैं, इसकी खुदाई होनी चाहिए। 74 के लगभग में खुदाई शुरू हुई। संयोग से भागलपुर के सांसद थे भागवत आजाद जी और उनके सहयोग से हुआ। फिर जब वो खुदाई हुई पूरी, जब वहाँ की स्थिति स्पष्ट लिखा की थी, तो फलना राजा ने इसको तोड़ दिया। हमने तोड़ दिया तो जमीन के अंदर कैसे चला गया? अरे तोड़ा तो जमीन पर सरपट बराबर होता। तो उस भौगोलिक स्थिति को उस समय और कालखंड में हम नहीं जोड़ना चाहते हैं। बोले हमला हुआ, उस समय हमला हुआ, उसने तोड़ ताड़ के नष्ट कर दिया। तो नष्ट किया तो जमीन के अंदर कैसे चला गया? 40 फीट नीचे, 60 फीट नीचे है। अभी जो विक्रमशिला के जो खंडर हैं वो 60 फीट नीचे जाना पड़ता है हम लोगों को सीट उतर करके देखने के लिए। इसका मतलब नदी ने धारा बदली, और नदी के धारा बदलने के कारण तो जैसे तैसे कैसे जमीन के अंदर गया, उसका विध्वंस भी हुआ होगा। बहुत सारी बातें हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो काल और खंड हमारी पांडुलिपि दर्शाती है, उसको समझने की जरूरत है। मैं पूछ रहा था डीन साहब से कि पूरा स्पेन से शुरू करते हैं और पूरा डेनमार्क की जितनी भाषा बोली जाती है, स्पेनिश से लेकर के पुर्तगीज, फ्रेंच से लेकर के डेनिश, डच से लेकर के दूसरी भाषा, तो लगभग सबकी लिपि एबीसीडी में है। सबकी लिपि लगभग एबीसीडी में। आप देख लीजिए, फ्रेंच लिखिए, बोलने में लगे कुत्ते भी यहाँ ताबुल, स्पेलिंग दिए भी ये नहीं है, फ्रेंच में ताबुल बोलता है, हम टेबल बोलते हैं। कुछ बात तो है, बोली अलग है, लिपि मिलती जुलती। और संभवतः यही कारण है कि बहुत कोहेजन है यूरोप। लाख उसको कोशिश की गई तोड़ने की, हिटलर भी पैदा हुआ, मुसोलिनी भी पैदा हुआ, पता नहीं कौन कौन पैदा हुआ, पूरे दुनिया को युद्ध में झोंका। उसके बावजूद भी यूरोप एक होकर के खड़ा है। 26-27 देश मिलकर के, कहीं कोई पासपोर्ट वीजा कुछ नहीं, आइए जाइए खाइए पीजिए रहिए गाइए, अजीब हालत। और हम हैं कि समझने को तैयार नहीं, अपनी विरासत को नहीं समझ पा रहे। तो समझेंगे कैसे? समझेंगे इसी के माध्यम से। और इसको समझने के लिए एकाग्रता चाहिए, बिल्कुल निष्पक्षता चाहिए। जो नहीं है, हम निष्पक्ष होकर के तथ्यपूर्ण ढंग से उन तमाम चीज़ों को नहीं परोस पाते हैं, वो हमारी कमी है। और शायद यही वजह है कि इतनी लिपियां होते हुए भी
इतनी पांडुलिपि होते हुए हम ज्ञान में अपने पीछे क्यों हैं? कुछ बात तो है, उसको समझने की ज़रूरत है और हम समझने को तैयार नहीं। मैं जब बहुत छोटा था तो कई बार गांव में चिट्ठी आती थी, डाकिया लेके आता था। अब तो आता भी नहीं डाकिया, बच्चा आजकल पहचान नहीं सकेगा। तो ऐसी भाषा में लिखा होता था, हम लोगों को पढ़ने का था ऊपर ही नहीं पाता। उसने भी इकट्ठी भी निकलो इन व्हाट लैंग्वेज इट हैज बीन रिटन, किस भाषा में लिखा हुआ है? बोले कैथी है। हमने ये पूछा था कैथी, अब वो थी आखिर वो कहाँ चले? महाजी 50 वर्षों में किधर को चली गई वो लिपि? ये बहुत गंभीर विषय है, इसको समझने की जरूरत है कि आखिर जब इसी तरह से लिपियां नष्ट होती चली जाएंगी तो फिर हम जो तमाम दस्तावेज और तमाम चीज़ें जो उस कालखंड में उस लिपि में लिखी गई, उस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई, तो कैसे हम समझ सकेंगे, कैसे हम उसको जोड़ सकेंगे? कुलपति अगर कुलपति है जो एडमिनिस्ट्रेटर करके अपने आप को उपयोग करते हैं, किसी विश्वविद्यालय को चलाते हैं, उस विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। सर्वांगीण विकास तभी संभव है जबकि सारे लोगों को एक साथ लेकर आप चलें। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कर्मचारी हो। अगर उसे आप डेसिपेट करेंगे, अगर दूसरों के बीच में बांटेंगे तो वह शिक्षा बन जाएगी। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। कंजर्व करके रखेंगे आप तक ही कंजर्व होकर रह जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरों के बीच में बांटेंगे तो वह शिक्षा कहलाएगी और लोगों को भी अधिक से अधिक ज्ञान होगा। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास मैन्युस्क्रिप्ट हो और उनकी जिज्ञासा हो कि यह देखिए किस तरह का मैन्युस्क्रिप्ट है, उसे भी आप देख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनको रखने के तरीके के बारे में भी आप समझा सकते हैं। पूर्णिया से यहाँ आए हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से आए हैं, आपका भी स्वागत है। और मंच पर जितने मंचस्थ हैं सभी का मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि पूरे 21 दिन की कार्यशाला को संपन्न कराने में आप लोगों ने सहयोग दिया। और ऐसी बात है कि जब कभी भी कोई भी कार्य इस तरह का होता है जो जनमानस के लिए होता है तो उसमें थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। अगर सिर्फ अपने लिए करना हो, अपने लिए जीना हो, अपने लिए मरना हो तो कोई भी मनुष्य जी सकता है, मर सकता है, रह सकता है, लेकिन दूसरे के लिए जो करता है वही ज्ञानी कहलाता है और वही प्रतापी भी कहलाता है। मैं इन पूरे कार्यक्रम को देखते हुए, चूँकि बार बार जदवंशी जी हर एक उद्घोषण के बाद एक लाइन की कविता कर देते हैं, इसलिए मैं भी बताना चाहूँगा, मुझे इतना याद भी है नहीं, लेकिन इतना कहीं हो गई पत्थर पीर सी, इसे पिघलना चाहिए और अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय को आभार। और दुष्यंत के शब्दों के साथ उन्होंने अपनी बात समाप्त की कि हो गई है भीड़ पर रस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत के शब्दों में उन्होंने समापन किया। अब वक्त नहीं है इसलिए मैं जल्दी से और अनमोल यादव जी तेजी से शब्द में अनमोल यादव जी अंशु संयुक्त रूप से किया जा रहा है। डॉक्टर डी सिंह जो हिंदी विश्वविद्यालय के अंशु आनंद, अरविंद प्रसाद विश्वास, जो डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, मोहम्मद आफ्ताब आलम, जयप्रकाश भारती, कविदेव यादव, 2-3 मिनट करे पड़ते हो आप। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह दाब नहीं, हाँ उससे पहले अरुण प्रसाद विश्वास कर चुके हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, मोहम्मद आफ्ताब आलम जो नव नालंदा बिहार विश्वविद्यालय नालंदा से आए हैं। जयप्रकाश भारती,
कपिदेव यादव, कुमार ईश्वरचंद्र सागर, नंदन कुमार मिश्रा, कुमार ईश्वरचंद्र सागर ये हैं मृत्युंजय कुमार सिंह जो भागलपुर यूनिवर्सिटी से आए हैं, और नंदन कुमार मिश्रा पवन कुमार दास, ये लड़का तो नहीं था। पवन कुमार दास, प्रणव कुमार, राधे श्याम सिंह, रश्मि कुमारी, साजन कुमार, संगीत कुमार झा, सौरभ कुमार चौहान, साजन कुमार, संगीत कुमार, सौरभ कुमार चौहान, अब संगीत कुमार झा, तो फिर शंकर कुमार सिंह गौर के भाई शिव मंडल, शिवनंदन मंडल, शंकर कुमार सिंह अगले हैं शिवनंदन मंडल के बाद शोभा कुमारी, शिवनंदन मंडल, शोभा कुमारी, शोभा कुमारी, सिद्धू कुमार, सोनम सिंह, सोनू कुमार सिंह, सोनम सिंह, सोनू कुमार सिंह, उसके बाद आई सुनीता भारती, त्रिलोकनाथ झा, सोनम सिंह, सोनू कुमार सिंह भागलपुर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी साइंस विभाग में, सुनीता भारती, त्रिलोकीनाथ झा होंगे। अब मैं धन्यवाद क्या एक आदमी हमें अगर लोहे के दर्द को जानना है उस लोहे से जाकर पूछो जो लोहा लगा हुआ अपने मुंह में लगा उसका वही बता सकता है लोहे का दर्द क्या है। इस तरह 21 दिवसीय कार्यशाला का दर्द वही बता सकता है जो किसी कार्यशाला का सेक्रेटरी होता है। मैं तो मेरे हनुमान के रूप में था और डॉक्टर अशोक कुमार और मेरी सेक्रेटरी जोरदार तालियां देना स्वागत करेंगे ताकि आपका तारीफ के दर्द कम हो। कार्यशाला के समापन समारोह के अध्यक्ष कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्थानीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्विवेदी साहब, बसंत बाबू, जवाहर बाबू और हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मोहित बाबू, भगत साहब, रामान साहब, अजमी साहब, PM सिंह जी, हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामनरेश बाबू, छात्र छात्राएँ, सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस 21 दिवसीय कार्यशाला के प्रत्येक दिन का रिपोर्ट मंगाते रहे
आवश्यक सलाह देते रहे, जरूरी पड़ने पर आदेश भी देते। फिर मैं बसंत बाबू को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना सब कार्यक्रम छोड़ करके 21 दिन से मधेपुरा में है और सिर्फ इस कार्यक्रम के सफलता के, और आज हम लोग सफल हुए। मैं अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा हर पल साथ दिया। पार्टिसिपेंट को परिक्रमा में कहना चाहूँगा तो 31 पार्टिसिपेंट थे, उसमें 90 to 95% प्रत्येक दिन वो उपस्थित थे। और कार्यशाला की सफलता का सबसे बड़ा द्योतक यही है, वो लोग इंटरेस्ट लिए, और जो बाहर से हमारे देश से, इस राज्य से या राज्य से बाहर से जितने भी रिसोर्स पर्सन को यहाँ भेजा गया, सबों ने आया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत दुख तकलीफ हुई, जैसे कि हमारे एक रिसोर्स पर्सन सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी को कल गाड़ी कैंसिल होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई, और मैं अपने इवेंट मैनेजर पृथ्वीराज वंशी जी, कोषाध्यक्ष सिद्धू जी और भागलपुर से आए पार्टिसिपेंट सोनू जी, उनके साथ और 2 सहयोगी हैं, जिन्होंने इस कार्यशाला के एक एक मिनट का खबर रखा और साथ दी। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में जो भी इस कार्यशाला में मदद किए, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरे पहलू में सर ने बताया कि एक एक दिन के मीडिया रिपोर्ट इस कार्यशाला का दिया, और इसके लिए मूल रूप से मैं सुधांशु बाबू को और प्रत्येक मीडिया जो भिन्न भिन्न पेपर से जो निकला है, वो मीडिया वाले को, सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके कारण पूर्ण रूपेण कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा से पहले 2 पंक्ति के साथ मैं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करना चाहूँगा कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, अकेले हैं तुम भी, अकेले हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।